हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे वंस अगेन। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर सेकंड जुलाई 2021 और बाल विकास शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा हो रहा होता है कि 2 से 3 ऑप्शन सही हो रहे होते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना होता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन का चुनाव करना होता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। गलत बात है। बिल्कुल हम माप तौल कर सकते हैं कि विकास किस प्रकार हो रहा है। धीमी गति से नहीं होता, थोड़ा तीव्र गति से ही होता है विकास बाल्यावस्था में। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ये बिल्कुल सही है। ये बाल्यावस्था में विकास जो है वो बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी लेयर्ड होता है, बहुत बहुस्तरीय होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, मिश्रित होता है। बाल्यावस्था में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो बच्चा है अपने आप को वयस्क अवस्था में समझने लगता है। तो इस प्रकार इतने स्तर का होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, और इस प्रकार से मिक्स्ड होता है कि हमें समझ नहीं आता है। तो ये विकास की प्रकृति होती है, बहुत ही बाल्यावस्था में बहुत ही बहुस्तरीय होता है और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। गलत बात है। विकास में जो है परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक दोनों शामिल होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत ही है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, उचित नहीं है इसके लिए। तो ये उचित हो रहा है दूसरा ऑप्शन। अनियमित और असंबद्ध होता है, यह भी गलत है। नियमित होता है और डिसजॉइंटेड नहीं होता है, कुछ ना कुछ जुड़कर होता है विकास पिछली अवस्था से। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? यह क्वेश्चन आया है वाइगॉस्की की थ्योरी से। सीटेट वालों को वाइगॉस्की की थ्योरी बहुत ही पसंद है, मुझे लगता है ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं इससे। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। इसमें कहा जा रहा है कि जो निकटस्थ विकास का क्षेत्र है वो क्या जो बच्चा कर सकता है और जो बच्चा हेल्प की सहायता से कर सकता है, क्या उनके बीच का जो मध्य का क्षेत्र होता है वो होता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। बिल्कुल भाई, ये तो ऑप्शन करेक्ट ही है। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं होता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। यह वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते, ये भी नहीं होता है। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, ये भी नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वाइगॉस्की क्या कहते हैं इसके बारे में। वाइगॉस्की बोलते हैं कि जो बच्चा कर सकता है, व्हाट आई कैन डू, बच्चा यहाँ तक कर सकता है, लेकिन हम उसकी इसके फोल्डिंग करते हैं, कुछ सहायता देते हैं जिसको ढांचा बोलते हैं सीटेट वाले, ढांचा या पाड़ ये देते हैं हम, तो ये यहाँ तक पहुँच जाता है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक पहुँच जाता है ये यहाँ तक। और ये जोन क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक बीच का जो क्षेत्र होता है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। ऐसा कहते हैं वाइगॉस्की कि ये जो बीच का क्षेत्र है मध्य का, ये जोन है, एक प्रकार का जोन है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक विकास कर सकता है। यदि हम उसकी सहायता करें, इसके फोल्डिंग करें, तो वो बच्चा कहाँ तक पहुँचेगा, इस क्षेत्र से यहाँ तक पहुँच जाएगा। और ये जो मध्य का क्षेत्र है उसे बोलते हैं हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये ऑप्शन बिल्कुल अच्छा है, उचित मैच कर रहा है यहाँ पर, और यही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछा जा रहा है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, जिसे हम कभी कभी ये भी कहते हैं औपचारिक परिचालन चरण भी कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम है एक ही स्टेज के, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। क्या ये डिडक्टिव, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? बिल्कुल भाई, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क आ जाता है। ये विशेषता है इसकी। केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच आबद्ध है।
क्या ये इस प्रकार आता है, इस प्रकार नहीं आता है। ये दूसरी स्टेज के बारे में बात हो रही है, केंद्रीकरण। ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये पियाजे की अवस्था है, लेकिन ये इस अवस्था में नहीं होता है। संरक्षण वर्गीकरण ये पहले ही आ जाता है। प्रतीकात्मक सांकेतिक खेलों में भाग लेना ये भी पहले ही आ जाता है। ये तो लास्ट स्टेज है जो होती है 12 से 18 वर्ष में। इसमें पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में जो है बच्चे में कैपेसिटी टू थिंक मैथमेटिकली इमर्ज, ये आ जाती है, गणितीय रूप में सोचने की योग्यता आ जाती है। सच थिंकिंग डिमांड्स एबिलिटी फॉर हाइपोथेटिकल एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इस प्रकार की जो सोच है, मैथमेटिकली सोच है, उसमें क्या होता है कि हाइपोथेटिकल और डिडक्टिव रीजनिंग लगाना पड़ता है, काल्पनिक और धारणा आधारित चिंतन करना पड़ता है, बच्चों को निगमनात्मक तर्क करना पड़ता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प हम देख रहे हैं कि ये होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रखता है। मतलब ये चाहता है व्यक्ति कि जो समाज में के जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, इस प्रकार वो सोचने लगता है। तो हम देख लेते हैं ये किस स्टेज में आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नहीं आता है ये, यहाँ पर तो दंड के द्वारा व्यवहार निर्धारित होता है। यहाँ बच्चा आदान प्रदान करता है चीज़ों का इस स्टेज में। इसमें परस्पर एक रूप अभिमुखता के बारे में बात की जाती है। लॉरेंस कोहलबर्ग की आपको डिटेल थ्योरी देखनी है, इससे जो ये क्वेश्चन है आसानी से आ जाएगा। और इसमें देख लेते हैं हम कि ये किस स्टेज में आता है। ये इतनी सारी स्टेज दी है इन्होंने, इसके बारे में आपको डिटेल थ्योरी देखनी है। तो इसमें एक अवस्था आती है सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता। तो इस स्टेज में क्या होता है, व्यक्ति चाहता है कि जो समाज के नियम है उस प्रकार से हमें चलना चाहिए। वो चाहता है कि जो समाज चाहता है उसी प्रकार सबको फॉलो करना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या अप्रोप्रिएट हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन। दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास में ऐसा नहीं होता है। सामाजिक क्रम व्यवस्था है, जो समाज की व्यवस्था है उसके अनुसार चलने को कहा जाता है, उसको पॉजिटिवली लेता है वो सामाजिक प्रणाली को। तो ये सक्रियता पूर्वक बनाए रखने के लिए धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। इस प्रकार की व्यवस्था जो है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में आती है। यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास और ये सब इनमें नहीं आती है अवस्था। ये आपको डिटेल थ्योरी देख ली है, लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी और कोहलबर्ग की थ्योरी। ये बिल्कुल पसंद है सीटेट वालों को, इनसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता ही है। इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है, आपको बताना है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कौन सा मैच कर रहा है, ये बुद्धि के बारे में बता रहे हैं और ये गुण के बारे में है कि या व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति ऐसा बुद्धि दर्शाता है, हमें बताना है। क्या स्थानिक बुद्धि मनोवैज्ञानिक में होती है? गलत बात। मनोवैज्ञानिक कौन सा वहाँ पर खेल खेल रहा है, फुटबॉल फेंक रहा है कि स्पेस में, स्थान में ऐसा जा रहा है, इस प्रकार का हो नहीं रहा है। वहाँ पर कोई स्थानिक नहीं है, कोई मूर्ति नहीं बना रहा है वहाँ पर कि स्पेस में किस प्रकार यूज करें। ये स्थानिक बुद्धि मूर्तिकार में होती है, मनोवैज्ञानिक में नहीं होती है। अंतरा वैयक्तिक, अंतरा यानी खुद की बात हो रही है, खुद से जो व्यवहार करना है, अपने को अच्छे से समझना है, अपनी भावनाओं को, इमोशन को इस प्रकार से एक्सप्रेस करना है, ये विक्रेता में नहीं होती है। विक्रेता है कौन सा अपनी भावना दिखाता है, खुद से नहीं करता, वो तो दूसरों को ललचाता है कि भाई हमारा सामान खरीदिए। तो ये तो इसमें है ही नहीं। भाषिक मूर्तिकार में नहीं होती है, मूर्तिकार ये स्थानिक होती है। भाषिक बुद्धि तो कवि में होती है, लेखक में होती है, इस प्रकार से आएगा, ये गलत है। तो ये तीनों ऑप्शन इस प्रकार गलत हो चुके हैं। और शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी में होती है कि खिलाड़ी बिल्कुल अच्छे से अपनी बॉडी को इस्तेमाल करता है। और ये इस प्रकार आप फुटबॉल में देखा होगा, आपने क्रिकेट में देखा होगा किस प्रकार वो बॉडी का इस्तेमाल करता है कैच लेते समय या फुटबॉल में गोल करते समय। तो ये शारीरिक गति संवेदना की बुद्धि खिलाड़ी में होती है और यही इसका उचित विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल है भाई। इसमें जो एक अवधारणा चलती है, पियाजे कहते हैं भाषा के बारे में कि
जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास है वो पहले होता है, यानी विचार पहले आते हैं और उसके बाद भाषा आती है, ऐसा बोलते हैं पियाजे। लेकिन वाइगॉस्टकी बोलते हैं कि जैसा भाषा सीखता है बच्चा उसी प्रकार से विकास करता है, उसी प्रकार से विचार करता है। तो ये संज्ञानात्मक विकास उसी प्रकार होता है, पहले भाषा आती है। तो यहाँ पर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं वाइगॉस्टकी। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, ये कोई और ही मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है उसके द्वारा भाषा अधिग्रहण करते हैं। ऐसा कौन कहते हैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, जिससे कि आपको ये लंबे समय तक याद भी रहेगा। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, ऐसा कहते हैं पियाजे। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, ऐसा भी कहते हैं पियाजे। ये लायो वाइगॉस्टकी ये कहते हैं कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता का मूल्यांकन। जो प्रगतिशील कक्षा है उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फाउंडिंग प्रिंसिपल है, प्रगतिशील शिक्षा का जो संस्थापक के सिद्धांत है, क्यों किया गया है इसे ऐसा बताया क्यों गया है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। स्वाभाविक रूप से विकसित होने की स्वतंत्रता देना है बच्चों को, ऐसा कहती है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। खुद से ज्ञान के निर्माण करने की अवसर देना है, स्वतंत्रता देनी है, ऐसा कहती है अवधारणा। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होगा, ना कि ये कहेगा कि ऐसा ही है, मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ उसको आपको ग्रहण करना है, ऐसा नहीं कहती है शिक्षक की अवधारणा। बिल्कुल शिक्षक को एक सुविधा देना है बच्चों की, बच्चे अपना ज्ञान का सृजन खुद कर सके। छात्र विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करना है और फिर पढ़ाना है, ऐसा कहती है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बिल्कुल साइकोलॉजी जाननी है बच्चों को, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करना है हमें, फिर पढ़ाना है बच्चों को, ऐसा कहती है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाली हर एक चीज का हमें ध्यान रखना है, ऐसा कहा जाता है इसमें। बाल जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल और घर के बीच में सहयोग स्थापित करना है, ऐसा कहा जा रहा है इसमें। शैक्षिक आंदोलन में अग्रणी रूप में प्रगतिशील स्कूल होने चाहिए, इस प्रकार के स्कूल हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित करने हैं और आंदोलन चलाना है, इस प्रकार कहा जा रहा है प्रगतिशील शिक्षा या कक्षा की अवधारणा में। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, ये तो बिल्कुल सहायक है। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट भी उत्पन्न नहीं करता है, इनको तो ये सुविधा प्रदान करता है, स्वतंत्रता देता है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल और असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है, गलत है। प्रतिपुष्टि देने तो कहता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कहना है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, सफल है, आपका बच्चा बहुत बुरा है, असफल है, ऐसा कहने को नहीं करता है। बच्चे को अच्छे से मोटिवेशन देना है, ये गलत बात है कि आप अच्छा बुरा कह रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है, विचारने में सहायक होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रगतिशील कक्षा शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया में जो अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन है वो ऐसा ही करता है कि जो बच्चों की समझ की जानकारी देता है। मूल्यांकन करने से हमें यही पता चलता है कि बच्चों ने कितना समझ लिया है और हमने कितना शिक्षा शास्त्र उपयोग किया है, वहाँ पर टीचिंग मेथड्स इस्तेमाल की है अच्छे से या नहीं, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार हमें समझने में जानकारी देता है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म करना है, जिस प्रकार से भेद हो रहा है वहां पर उसको खत्म करना है हमें, तो क्या करना चाहिए, कौन सी प्रभावशाली पद्धति है हमें बताना है। लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। क्या लिंग में जैविक अंतर नहीं होते हैं? अंतर होते हैं भाई, उन्हें अस्वीकार नहीं करना है। अब जो लड़के में है जिस प्रकार का जैविक अंतर है, लड़कियों में जिस प्रकार का जैविक अंतर है, उसे आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं उनमें, तो आपको अंतर करना ही होगा। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना बिल्कुल गलत है। समाज में जो लिंग भूमिकाएं चल रही है कि पहले से फिक्स किया हुआ है कि लड़कियां ये करेंगे, लड़के ये करेंगे, इस प्रकार की भूमिकाओं को प्रबल नहीं करना है आपको। लिंग ही योग्यता के समूह, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, ऐसा भी नहीं करना है आपको। भाई लड़के लड़कियों से इंटरेक्शन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इस प्रकार आपको समूह नहीं बना देना है कि लड़कियों का ही और लड़कों का ही, ये गलत हो रहा है सब ऑप्शन।
क्रियाकलाप के मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही है, आप अलग अलग तरीके से मिश्रित समूह बनाइए, किसी में 2 लड़के 3 लड़कियां, इस प्रकार से आप मिक्स करके बनाइए, मिश्रित लिंगों के समूह बनाइए, विचार विमर्श करवाइए उनके बीच में। इस प्रकार आप जो रूढ़िवादिता है, जेंडर रूढ़िवादिता, इसको खत्म कर देंगे आप। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए आपको बताना है। गुण और साधन, बिल्कुल वही बहुभाषिकता है, अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, बिल्कुल गुण है। साधन है ये हमें अपनी कक्षा शिक्षण में अच्छे से प्रभावशाली शिक्षण करवाने में, ये समझना चाहिए हमको। ये रुकावट, समस्या और व्यवस्थागत मुद्दा ये नहीं समझना चाहिए हमको, गुण और साधन समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। जब पाठ्यपुस्तक ज्ञान का स्रोत होगा तो वो बाल केंद्रित शिक्षा नहीं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा हो जाएगी। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत कर देगा तो ये अच्छा, असफल, सफल, अच्छा, बुरा, इस प्रकार का हो जाएगा, ये गलत है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करेगा हर बार, तो ये भी निराश हो जाएंगे बच्चे पुरस्कार और दंड से। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बिल्कुल सही है कि बच्चा जो अध्यापक है वो व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। बाल केंद्रित कक्षा में वहाँ पर हो सकते हैं अधिगम अशक्तता वाले बच्चे, समावेशी कक्षा होगी वहाँ पर कोई बच्चा अच्छे से सीखेगा, कोई क्रिएटिव होगा, कोई समस्या समाधान करेगा, कोई दृष्टिबाधित होगा। तो ये व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान रखना है अध्यापक को और फिर लचीला होकर के पढ़ाना है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है वाइगोस्टी की थ्योरी से। लेव वाइगोस्टी कहते हैं कि जो बच्चे का अधिगम है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है, इनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। सोशियो कल्चरल थ्योरी के अनुसार जो बच्चे का अधिगम है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है, और वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। सांस्कृतिक उपकरण की बात हो रही है, कॉग्निटिव टूल्स की बात हो रही है, कल्चरल टूल्स की बात हो रही है। तो ये बिल्कुल वाइगोस्टी की थ्योरी से है। तो लेव वाइगोस्टी ही ऐसा कहते हैं, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, ये बीफ स्किनर ये सब नहीं कहते हैं, लेव वाइगोस्टी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि लेव वाइगोस्टी, पियाजे और ये कोलबर्ग इनको बहुत ही पसंद है सीटेट वालों को, ये क्वेश्चन पूछते ही है, 2-3 क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं एक ही पेपर में। तो ये देखिए आप इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। बच्चा देख नहीं पा रहा है, आंशिक रूप से देख पा रहा है, बहुत कम देख पा रहा है, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें देंगे तो बिल्कुल उपयुक्त सामग्री है। हमें बताना है कि उपयुक्त सामग्री कौन सी नहीं है। बिल्कुल उपयुक्त सामग्री है यह। तो त्रिविमीय नक्शे और चार्ट ये भी उपयुक्त सामग्री है। हम आंशिक दृष्टि वाले बच्चों को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, त्रिविमी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल में दिखाएंगे, मैप दिखाएंगे, चार्ट दिखाएंगे। इस प्रकार हम आंशिक दृष्टि वाला बच्चा है, कम दिख रहा है तो बड़ा बड़ा करके हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पटल, बिल्कुल स्पर्श कीजिए आप, बोलती पुस्तकों से सुनवाइए, देख नहीं पा रहा है तो सुनकर तो सीख ले, इस प्रकार हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन है छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट दे रहे हैं, बच्चा पहले से ही देख नहीं पा रहा है और आप उसको छोटा छोटा कार्यशीट दे रहे हैं, तो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, या यही इसका उचित विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार है। कौन सा विचार है, कौन सी अवधारणा है समावेशी शिक्षा के बीच में के पीछे, हमको बताना है। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। ये गलत है कि हम ऐसा नहीं करते हैं कि बच्चों को योग्यता के आधार पर पृथक कर देते हैं। कि कोई अधिगम अशक्तता वाला बालक है उसके बोला कि आप अलग हो जाइए, आपको हम अलग से पढ़ाएंगे। जो दिव्यांग बालक है उनको बोला कि आप अलग हो जाइए, हम आपको अलग से व्यावसायिक प्रशिक्षण देंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी समस्याओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, ये भी गलत बात है कि ये ऐसा ही कर रहे हैं हम कि आप अलग अलग कर दे रहे हैं अधिगम अशक्तता वाले बालक, दिव्यांग बालक को, और उनको फिर नामांकित करके बोल रहे हैं कि हम आपकी समस्याओं का समाधान अलग से करेंगे। ये गलत है।
अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान। बिल्कुल, ये तो आप स्पेशल स्कूल में भेजने वाले हैं कि दिव्यांग बालक है तो उनको बोला कि आप दिव्यांग वाले स्कूल में जाइए, ये बिल्कुल गलत है। समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल भी नहीं है। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। बिल्कुल, ये दार्शनिकता है समावेशी शिक्षा की। इसमें बोला जाता है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में भेजना है और उन्हें समान शिक्षा पाने का अधिकार है। इस प्रकार बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं और समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? प्रतिभाशाली बच्चे हैं, नया नया समाधान ढूंढते हैं, जल्दी ही अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। सृजनात्मक बालक है, नया नया समाधान ढूंढ लेते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे नया समाधान जल्दी ढूंढते हैं, लेकिन सृजनात्मक बच्चे नया नया कुछ मौलिक चिंतन करके दिखाते हैं। तो ये किस प्रकार क्या करना चाहिए हमको बताना है। चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। बिल्कुल, बच्चा जल्दी ही हल कर लेता है समस्या का तो नीरस हो जाता है जल्दी ही, तो उन्हें और चुनौतीपूर्ण कार्य क्रियाकलाप देना है और उन्हें उनको नीरसता दूर करनी है। हमें बिल्कुल चुनौतीपूर्ण देना है, नई नई समस्या देनी है हमें। ये बिल्कुल उचित है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों के लिए। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। बिल्कुल, आप कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक ही दिशा में सोचने की बात कर रहे हैं, ये तो प्रतिभाशाली बच्चे के लिए सही है। लेकिन सृजनात्मक बच्चा तो अलग अलग प्रकार से सोचता है, एक ही दिशा में नहीं सोचता है, तो उसके लिए ये गलत है। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, निर्देश नहीं देना है, वे तो अपने समस्या का समाधान खुद ही कर लेते हैं, ये गलत है। रटने पर तो गलती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? पठन वैफल्य है, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है। कभी वो W को M समझ लेता है, कभी D को P समझ लेता है, इस प्रकार हो जाता है। तो ये पढ़ने में विफलता है। तो किस प्रकार हम उनकी पहचान सकते हैं, इस प्रकार पहचान की जा सकती है, हमें बताना है। उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर ये कैसे पहचान होगी भाई, उनकी संस्कृति क्या है, उससे क्या आपको कैसे पता चलेगा कि ये पढ़ लिख नहीं पा रहा है? ये तो गलत है। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं आप और सोच रहे हैं कि हमें पता चल जाएगा कि बच्चों का पठन वैफल्य है, कि पढ़ने में दिक्कत है, ये गलत है। उन्हें पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से पता चलेगा कि वे बच्चे पढ़ पा रहे हैं अच्छे से या लिख पा रहे हैं नहीं है, इस प्रकार की कुशलता है कि नहीं उनके पास। ये विश्लेषण से आप उनकी कॉपी देखने से पता चलेगा भाई W की जगह M लिखा है, तो ये बिल्कुल पढ़ने में दिक्कत है इसको, ये पठन वैफल्य हो रहा है यहाँ पर, इससे बिल्कुल पता चल जाएगा। उनकी जटिल एवं उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करने से पता नहीं चलेगा। इनसे लिखने और पढ़ने की कौशलता से पता चलेगा कि उनमें पठन वैफल्य है या नहीं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? जो बच्चे हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों से हैं, उनके माता पिता पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, कुछ गंदी बस्तियों इस प्रकार से बच्चे आ रहे हैं, वंचित पृष्ठभूमि वाले हैं, बिल्कुल समाज में उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस प्रकार के अधिगमकर्ता आ रहे हैं। तो ये आपको बताना है कि क्या प्रभावशाली नहीं है उनके लिए। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। बिल्कुल अच्छा है भाई, उनसे पूछ रहे हैं आप, बातचीत कर रहे हैं कि आपके पास क्या समस्या आ रही है, आपकी चुनौती क्या है, इस प्रकार से उन्हें हल करने का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रभावशाली है। हमें बताना है कि क्या प्रभावशाली नहीं है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े, ये बिल्कुल गलत है, ये प्रभावशाली नहीं है और ये इसका उचित विकल्प हो रहा है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर यही है कि आप ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दिया, आप नहीं पढ़ा रहे हैं और आप बोला कि आप वो ट्यूशन पढ़िए। वैसे ही बच्चे वंचित वर्ग से आ रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों से आ रहे हैं, उनके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसे नहीं है और आप उन्हें कह रहे हैं कि ट्यूशन पढ़िए, गलत बात है और ये उचित विकल्प, इसी का उत्तर यही होगा। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपलक्ष्य शिक्षण सहायता उपलब्ध करना, बिल्कुल ये तो प्रभावशाली है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि जो प्रभावशाली नहीं है, तो ये प्रभावशाली नहीं है, ये भी प्रभावशाली है, ये भी प्रभावशाली है और ये उसका उत्तर नहीं है। कार्यकलापों के लिए
सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी प्रभावी है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो प्रभावी नहीं है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स यही प्रभावी उपयुक्ति नहीं है, पद्धति नहीं है प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था, शरीर अच्छा रहेगा, सामूहिक विकास अच्छा होगा, अवस्था अच्छी होगी तो बच्चे अधिगम अच्छे से करेंगे, प्रभावी होगा। तो हमें बताना है कि क्या इनका अधिगम में कोई प्रभाव नहीं होता है। गलत बात है, प्रभाव होता है। बच्चा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कैसे सीखेगा वो, की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल बच्चे के स्वास्थ्य और सामूहिक व्यवस्था की बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका है, उससे बिल्कुल अच्छे से सीखेगा। इस प्रकार यदि अच्छी अवस्था है, उसकी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, सामूहिक अवस्था अच्छी है तो अधिगम उसका जो सीखने में उसको मजा आएगा। यदि आप बीमार हैं तो बिल्कुल आपको सीखने में मजा नहीं आता है। का आपसी संबंध नहीं है, का कोई आपसी संबंध नहीं है, गलत बात है, बिल्कुल संबंध है। की भूमिका नगण्य भी नहीं है, बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। हमें बताना है कि अर्थपूर्ण अधिगम करवाना है, मीनिंगफुल लर्निंग करवानी है तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर सकें, बिल्कुल मोटिवेशन उनका इमोशन अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार से उन्हें अभिप्रेरित करना है, सुव्यवस्थित करना है, इसमें हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत कर नामांकित करके उन्हें योग्यता आधारित समूह बनाने के लिए बनने चाहिए। इस प्रकार नहीं करना चाहिए कि उनका समूह बना दिया, आप अधिगम निर्योग्य है, आप दिव्यांग है, इस प्रकार से अलग नहीं करना है विद्यार्थियों को। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य में सशक्त हों, बिल्कुल इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए चर्चा में, कि वे बच्चे संवाद करें, चर्चा करें, प्रोत्साहन करना चाहिए इस प्रकार की वह अलग अलग प्रकार से सीखने में सशक्त हो सकें। बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पर, 1 और 3। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षक की मानक पद्धति को, बिल्कुल शिक्षक जैसा चाहेगा मानक रूप से वैसा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों की विविधता जो है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, अलग अलग सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से आ रहे हैं बच्चे, तो उनकी जो उपेक्षा नहीं करनी है, उनको तो बढ़ावा देना है। तो ये ऑप्शन भी उचित नहीं है यहाँ पर। 1 और 3 उचित है, हो रहा है यहाँ पर कि आपको सहायता करनी है बच्चों की इमोशन और मोटिवेशन करने में, बच्चों को परिचर्चा करवाना है, प्रोत्साहन देना है इस प्रकार से करने के लिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स 1 और 3 ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 2 में नहीं है, ऑप्शन 1 में है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम एक खालिस्तान और खालिस्तान प्रक्रिया है। इस प्रकार का क्वेश्चन पिछले वर्षों के पेपर में भी आया हुआ है। जो अधिगम होता है वो जटिल प्रक्रिया होती है और सक्रिय होता है। जहाँ भी निष्क्रिय आया होगा वो गलत होगा, सरल तो होता ही नहीं है, क्योंकि अधिगम में हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, क्रियाएं भी करते हैं, इस प्रकार से दिमाग का इस्तेमाल भी करते हैं। इस प्रकार लॉजिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव रीजनिंग और ये सब इस्तेमाल हो जाते हैं। तो बिल्कुल जटिल प्रोसेस है ये, बिल्कुल सक्रिय होता है, अधिगम कर्ता को खुद से ये करना पड़ता है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को क्या समझना चाहिए। इस प्रकार की विविधता है उनकी कक्षा में कि बच्चे सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, अलग अलग संस्कृति से आ रहे हैं, अलग अलग धर्म से आ रहे हैं, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। तो इस प्रकार की कक्षा को अर्थपूर्ण अधिगम करवाना है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझाना है बच्चों को। तो ये टालना नहीं है, इनको बिल्कुल ध्यान रखना है, उपेक्षित भी नहीं करना है, समझना चाहिए, इनको बिल्कुल समझना चाहिए, इनको अच्छे से समझना चाहिए कि बच्चा दूसरी भाषा बोलता है उसको किस प्रकार से सिखाना है, अलग संस्कृति से आ रहा है तो किस प्रकार से सिखाना है, इस प्रकार से समझना चाहिए, इन विविधता को समझना चाहिए, अनदेखा नहीं करना है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए खालिस्तान वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय खालिस्तान वातावरण के।
किस प्रकार का वातावरण चाहिए और किस प्रकार का वातावरण नहीं चाहिए हमें बताना है। तो बिल्कुल सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धी के। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये कि बच्चों को सहयोग करना है, एक दूसरे की हेल्प करना है, ना कि कंपटीशन की मैं फर्स्ट आऊँगा तुम सेकंड आओगे, इस प्रकार से नहीं करवाना है। बिल्कुल सहयोग और प्रतिस्पर्धी को बजाय करना चाहिए, यानी प्रतिस्पर्धी को हटाना है हमें। हमें सहयोग करना है, ना कि प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाना है क्लासरूम में। प्रतिस्पर्धिक और सहयोगी बिल्कुल इसका उल्टा है, ये तो करना ही नहीं है। भयावह सुसाध्य, भयावह तो होना ही नहीं चाहिए, प्रतिस्पर्धिक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? तो हमें क्या करना है, मोटिवेशन देना है, बच्चों को अभिप्रेरित करना है। तो कौन सी पद्धति अच्छी है हमें बताना है। वाइगॉस्की की थ्योरी से अगेन पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें कहा जाता है वाइगॉस्की की थ्योरी में कि बच्चे जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए आप मोटिवेशन दीजिए, इसके फोल्डिंग करिए, उनकी सहायता दीजिए उन्हें, और जो बच्चे जो कर सकते हैं सहायता से वहाँ तक पहुँचाइए आप उन्हें। तो इस प्रकार कहा जाता है वाइगॉस्की की थ्योरी में। तो हमें पहाड़ उपलब्ध करवाना है, बच्चों को इसके फोल्डिंग करवाना है, और विशेषकर जब कोई विद्यार्थी नया कौशल सीखता है तो पहाड़ उपलब्ध कराकर उन्हें समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचाना है हमें, जो जहां तक भी विकास कर सकते हैं वे सहायता से। तो इस प्रकार फ्रेंड्स यही उचित विकल्प हो गया यहाँ पर। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, ये ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा अभिप्रेरणा से प्राप्त नहीं होगा। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, आप जो बच्चा जो सीख सकता है उससे ज़्यादा कार्य करने के लिए कहेंगे तो बच्चा अभिप्रेरित नहीं होगा, निराश हो जाएगा वह। तो वे कार्य करना जो बहुत सरल ही कर लेगा, तो जो कौशल कैसे सीखेगा, जो नहीं कर सकता वो भी उसे सीखना है सहायता प्राप्त करके। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना, बिल्कुल प्रतियोगिता नहीं करवानी है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स वाइगॉस्की की थ्योरी के अनुसार इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों का चिंतन किस प्रकार होता है आपको बताना है कि बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बिल्कुल करते हैं, ये बिल्कुल सही है और ये उसका उत्तर नहीं है। ये सही है, हमें बताना है क्या सही नहीं है। बच्चे प्रत्ययों को सही नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बिल्कुल ये सही नहीं है और ये इसी का आंसर है कि ये सही नहीं है यहाँ पर, कि बच्चे स्वयं खुद निर्माण नहीं करते हैं सोच का। बिल्कुल खुद निर्माण करते हैं सोच का, अपना संप्रत्यय खुद बनाते हैं। अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना नहीं है, उन्हें तो फैसिलिटी देना है, सुविधा देना है, जिससे कि अपनी सोच का निर्माण कर सके। तो ये प्रत्ययों को सही स्वयं नहीं सोच सकते, बिल्कुल गलत है और यही सही नहीं है और यही इसका उत्तर है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचने और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है। बिल्कुल अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, अन्वेषण करने की इच्छा रखते हैं, ये क्या है वो क्या है, ऐसा पूछते रहते हैं बच्चे। तो ये बिल्कुल उचित है, ये सही है। और हमें पूछा गया है जो सही नहीं है, और वो ऑप्शन 2 है जो सही नहीं है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात इच्छुक होते हैं। बिल्कुल भाई, बचपन में तो बच्चा पूछता ही रहता है ये क्या है वो क्या है, ऐसा पूछता रहता है। तो ये बिल्कुल सही है और ये उचित विकल्प नहीं है। यहाँ पर जो सही नहीं है वो पूछा गया है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या दर्शाता है? प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। बिल्कुल गलत बात है कि जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं वो सीख नहीं सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप। तो ये असफल हो गए बच्चे, तो ये इस प्रकार का गलत बात है कि ये वंचित वर्ग के बच्चे सीख नहीं सकते हैं। असफल होना, विद्यालय में असफल होना, ये दिखाता है कि बच्चों को आप अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं, अच्छे से अधिगम नहीं करवा रहे हैं, जिससे कि बच्चे असफल हो गए हैं। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूर्ति करने में असमर्थ नहीं है, असमर्थ है। बिल्कुल सही है कि विद्यालय का जो शिक्षक है वो बिल्कुल बच्चों की रुचियों के अनुसार नहीं पढ़ा रहा है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा है, जिससे कि बच्चे असफल हो जा रहे हैं। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। गलत बात है। हो सकता है कि कुछ उनमें डिसेबिलिटी हो, लेकिन आप उन्हें सिखा सकते हैं, अच्छे से सिखा सकते हैं और सफल करवा सकते हैं। वो हमेशा असफल नहीं होगा। बिल्कुल गलत है यहाँ पर। ये बिल्कुल उचित है कि विद्यालय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है।
सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। बिल्कुल गलत है। अभिभावकों में, उनके माता पिता में बिल्कुल उनको सहायता करने का सामर्थ्य है अधिगम में। तो ये विद्यालय में अगर बच्चे असफल हो रहे हैं, ये नहीं बताता है कि माता पिता असफल हो रहे हैं वहाँ पर बच्चों के अधिगम करवाने में। ये गलत है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होगा? बच्चे एक दूसरे से पूछ रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग होगा, इंटरेस्टिंग अधिगम होगा वहाँ पर, तो इंटरेस्टिंग लर्निंग होगी। तो बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेंगे, ये बिल्कुल अपने जो सीखने की प्रक्रिया है, चिंतन प्रक्रिया है, उस पर देखेंगे कि वे किस प्रकार सीख सकते हैं। संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर में पहुंच जाएंगे, उनकी जो चिंतन प्रक्रिया है वो विकसित होगी कि बच्चे जो है एक दूसरे से सीखेंगे, सहायता लेंगे और संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन है। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न होगी नहीं, बिल्कुल सीखने से तो स्पष्टता आएगी, कोई भ्रांतियां दूर होंगी, उत्पन्न नहीं होंगी। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं, गलत बात है। बातचीत करने से बच्चों का ध्यान लगता है, वे तो जब भी आप नहीं होते हैं कक्षा में तो ये बातचीत करने लगते हैं। यदि वे इस प्रकार सिखाने लगेंगे आप इस प्रकार से, तो वो अच्छे से समझेंगे, उनका विकास भी अच्छे से होगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो रहा है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न, रुकावट पैदा नहीं करती है। वे अधिगम अच्छे से करते हैं और ये प्रतिस्पर्धात्मक नहीं होते हैं। जब एक दूसरे की सहायता करेंगे तो प्रतिस्पर्धात्मक कैसा होगा? तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खालिस्तान कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। जो अध्यापिका है वो जो भी आकलन की विधि इस्तेमाल कर रही है, शिक्षा शास्त्र की जो इस्तेमाल कर रही है, उसको परिवर्तित कर रही है बिल्कुल व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा है और बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा प्रगतिशील शिक्षा में आ जाती है। ये प्रगतिशील शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि बच्चों को स्वतंत्रता दीजिए, उनको बाल केंद्रित कक्षा में पढ़ाइए आप। ये अध्यापक केंद्रित में ऐसा नहीं होगा कि आप व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करेंगे अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन को। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में हमें परिवर्तित करना है अपने आकलन और शिक्षा शास्त्र को, ऐसा कहा जाता है। तो ये प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं है, व्यवहारवादी भी नहीं है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है, बिल्कुल सही बात है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में सुनिश्चित समय में होता है, गलत है। अलग अलग क्रम में होता है, अलग अलग समय में होता है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है, बिल्कुल गलत है। केवल आनुवंशिक घटकों के कारण नहीं होता है, ना ही सुनिश्चित समय और क्रम में होता है। संसार में सभी जगह ऐसा होगा, गलत बात है। अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग देश है, तो अलग अलग प्रकार से होगा। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया नहीं होती है, बिल्कुल जटिल होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स बहुसांस्कृतिक विविधताएं होती है विकास में और यही उचित विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है, आपको बताना है। यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है। और वहाँ पर क्या होता है, मूर्त सक्रिय अवस्था आ जाती है, 7 से 12 वर्ष तक चलती है ये। और इसमें क्या होता है, जो रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आ जाता है, कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, इस प्रकार से लॉजिकल थिंकिंग का गुण आ जाता है बच्चों में, तार्किकता आ जाती है। तो प्रतीकात्मक खेल इसके पहले की अवस्था होती है। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्रकृति रूप से मूर्त है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि बच्चों में तर्क संगत विचारों का विकास होने लगता है और प्रकृति रूप से मूर्त रूप से होने लगता है। मूर्त रूप की जो चिंतन है वो आ जाती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो रहा है। पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास तो होता है, लेकिन तर्क संगत विकास ये मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट माना है फाइनल आंसर की में।
वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास किशोरावस्था में होता है, मध्य बाल्यावस्था में नहीं होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल गलत बात है भाई, भूमिका है विद्यालय की, सामाजिकरण होता है, बच्चे वहाँ इंटरेक्शन करते हैं टीचर से, अपने साथियों से, तो ये सामाजिकरण होता है, यहाँ भूमिका होती है, बहुत कम भी नहीं होती है, इतनी होती है कि कुछ उनका सामाजिकरण होता है, अच्छे से हो जाता है, बहुत ही सामाजिकरण होता है विद्यालय में, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं वे। प्राथमिक कारक नहीं है। प्राथमिक कारक यदि पूछा गया तो ये परिवार आस पड़ोस के बारे में आ जाएगा कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक क्या है, तो ये परिवार और आस पड़ोस होता है। जो विद्यालय होता है वो द्वितीयक कारक होता है, सेकेंडरी एजेंसी होती है सामाजिकरण की, सोशलाइजेशन की। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो ये जो चिंतन के बारे में बात करते हैं, अलग अलग स्टेज के बारे में बताते हैं जीन पियाजे, और कहते हैं कि पहले स्टेज में कुछ अलग प्रकार का चिंतन होता है बच्चों का, दूसरी स्टेज में अलग प्रकार का होता है, तीसरी स्टेज में अलग प्रकार का होता है, और चौथी स्टेज में अलग प्रकार का होता है। तो ये वयस्कों से बिल्कुल भिन्न प्रकार का चिंतन की बात करते हैं कि कभी बच्चे मूर्त रूप में सोच सकते हैं तो कभी अमूर्त रूप में सोच सकते हैं, ऐसा कहते हैं। और जो वयस्क होते हैं, वयस्क में तो मूर्त अमूर्त संरक्षण ये सब गुण शामिल होते हैं। तो ये पियाजे ही ऐसा कहते हैं कि वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है बच्चों का चिंतन। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जीन पियाजे कह रहे हैं, ऐसा लेव वाइगॉस्की, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहरबर्ग नहीं कह रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर ये चारों थ्योरी दी गई है और इनसे क्वेश्चन ये पूछ ही रहे हैं सीटेट में, और इस प्रश्न का जो सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1 है। और इस प्रकार फ्रेंड्स हमने जो सीटेट पेपर सेकंड है जुलाई 2021 का सीटेट पेपर सेकंड बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज कर लिया है, और इस वीडियो में इस प्रकार के सॉल्यूशन हमने देखा है, एनालाइज किया है अच्छे से, और आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।